नमस्कार। दिन के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है खबर दोपहर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे बिहार में बेलगाम अपराध की। जी हां, बिहार में अपराधी बेलगाम और बेखौफ हो गए हैं। शहर शहर अपराधियों का कहर लगातार जारी है और पुलिस प्रशासन मौन है। भागलपुर में जहां अपराधियों ने ऑटो ड्राइवर को गला रेतकर उसकी हत्या कर दी, वहीं अररिया में वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जबकि नवादा, समस्तीपुर और खगड़िया में युवक और बुजुर्ग को गोली मारकर उसकी भी हत्या कर दी गई है। ये अलग अलग शहरों की अपराधियों के कहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चारों ओर हत्या से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन विडंबना तो यह है कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल मौन है। और खगड़िया में अपराधियों ने गोली मारकर बुजुर्ग की हत्या कर दी है। घटना मुफस्सिल थाना भदास उत्तरी गांव की बताई जा रही है। मृतक का नाम नरेश शर्मा था। मृतक मजदूरी का काम करता था। परिजनों की माने तो बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्ग को गोली मार दी है, जिसकी वजह से बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई। हत्या की वजहों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको गया से बता दी, जहां 5 दिनों से लापता बच्ची का शव शत विशत हालत में मिला है। मामला रोशनगंज थाना क्षेत्र के बांके बाजार का है। शव मोरहर नदी से मिला। परिजनों ने बच्ची की हत्या की आशंका जताई। शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ काफी आक्रोश है। परिजनों के मुताबिक बच्ची 5 दिनों से लापता थी। स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। तो गया से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोरहर नदी से 5 वर्षीय बच्ची का शव मिला है। आपको बता दें कि 5 दिनों से ये बच्ची लापता थी और इस पूरे मामले की खबर पुलिस को भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उसे खोजने में असफल रही। घटना से परिजनों में काफी ज्यादा आक्रोश है और इस वक्त बच्ची का शव शत विशत अवस्था में मिला है। और इसी बीच भागलपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, अपहरण मामले में नया मोड़ आ गया है। अभिनंदन ने खुद ये साजिश रची थी। खुद के अपहरण की साजिश अभिनंदन ने अपने खिलाफ रची और पुलिस ने युवक को पकड़ लिया है। अभिनंदन से लगातार पूछताछ की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं, जहां अभिनंदन ने खुद से अपने अपहरण की साजिश रची थी। तो भागलपुर से ये बड़ी खबर। फिलहाल अभिनंदन को अपनी गिरफ्त में लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले को आखिर क्यों अंजाम दिया गया, इस पूरी घटना को आखिर क्यों अंजाम दिया गया, ये प्लानिंग क्यों बनाई गई, खुद का अपहरण उसने क्यों किया, ये तमाम सवाल इस वक्त उठने लाजमी हैं और इन्हीं सवालों के साथ अभिनंदन से लगातार पूछताछ की जा रही है। तो भागलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खुद के अपहरण की साजिश अभिनंदन ने रच ली थी, लेकिन क्यों, ये एक बड़ा सवाल है और इसी सिलसिले में अभिनंदन की गिरफ्तारी अब की गई है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, ये बताइए कि आखिर खुद का अपहरण अभिनंदन ने क्यों किया, ये प्लानिंग पूरी क्यों की गई थी? हेलो आशीष जी, अभिनंदन ने अपनी अपहरण का मामला को क्यों अंजाम दिया? आखिर उन्होंने खुद के लिए प्लानिंग इस तरह की क्यों बनाई? क्या इस बात की कोई जानकारी मिल पाई है? जी सुबह 4 बजे ही वह घर से टहलने के लिए कहकर निकला था और उसके बाद जो है परिजन लगातार उसकी, जब वो देर तक नहीं लौटा तो परिजन खोजबीन करने लगे। उसके बाद अपहरण का मामला लेकर परिजन थाने पहुंचे थे, जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई थाना प्रभारियों की टीम बनाकर बरामद किया गया। वहीं उससे पूछताछ में उसने कबूल किया है कि वो जो है अपने से ये अपहरण का मामला बनाया था, लेकिन अभी तक पूरा खुलासा उसने नहीं किया है कि आखिर ये अपहरण का जो पूरा जो रचा गया था खेल, आखिर क्यों उसने रचा था। क्या पढ़ने में कहीं दिक्कत थी या कहीं और कोई मामला है, इसको लेकर पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो भागलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां अभिनंदन ने खुद अपने ही अपहरण की साजिश रची थी।
और देखिए छपरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत की खबर है। 2 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कार की चपेट में ये चारों बच्चे आए और लोगों ने फिलहाल सड़क को जाम कर दिया। दरअसल ये बच्चे दुर्गा पूजा के दौरान झंडा फहरा रहे थे और तभी बेकाबू कार की चपेट में आ गए। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया है। लोग सड़क जाम कर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जाम की वजह से करीब 4 घंटे से छपरा सिवान मार्ग पर यातायात बाधित है और लोग काफी परेशान हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल बच्चे यहां पर झंडा फहरा रहे थे और इसी दौरान तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मैं पब्लिक का भी यही है कि उनको अपना मतलब उचित जो मुआवजा है उसके लिए हम लोग लगे हुए, पूरा पब्लिक यहाँ के मतलब रोड जाम किए हुए है सुबह से ही। तो उसी के लिए हम लोग भी हैं कि संबंधित अधिकारी से हमने बात भी किया है, वीडियो साहब से, सीओ साहब सबसे बात किया है। तो अभी जो 20,000 रुपये का मिलता है, चेक मिलता है, तो वीडियो साहब से अभी बात हुई है तो बोले कि मैं जल्दी भिजवाता हूँ मैं। और उसके बाद से जो आपदा का जो होता है, आपदा का 5 लाख होता है, उसके लिए भी हम लोग प्रशासन को बोले हुए हैं। शाम के 5 बजे का घटना है। ये दुर्गा पूजा कल से चालू हुआ है, नवरात्र चालू है। उसी के क्रम में ये लोग लड़का सब झंडा गा रहा था रोड के साइड में। उसी क्रम में तेज गति से गाड़ी आ रही थी, एकमा जा रही थी, एकमा से छपरा जा रही थी, उसी में वो चढ़ा दिया। और देखिए कैबिनेट की बैठक में आज कुछ अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं। कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है। फार्मेसी, नर्सिंग के छात्रों को तोहफा मिला है। मेडिकल छात्रों की तर्ज पर इंटर्नशिप मिलेगी और हर महीने 15,000 रुपए छात्रवृत्ति भी मिलेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं। फार्मेसी के छात्रों को तोहफा मिला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हर महीने 15,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा 20 लाख नौकरी रोजगार पर बड़ा फैसला लिया गया है। कई विभागों में पदों का सृजन किया जाएगा। 6,300 अमीन का पद भी सृजित होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में आज कुछ अहम और बड़े फैसले लिए गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल आज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही थी जिसमें खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे और इस दौरान कुछ अहम और बेहद ही अच्छी पहल राज्य सरकार की तरफ से की गई है। छात्रों को तोहफा दिया गया है। खासकर फार्मेसी, नर्सिंग के छात्रों को अहम तोहफा मिला है। मेडिकल छात्रों की तर्ज पर उन्हें इंटर्नशिप मिलेगी और हर महीने 15,000 रुपए की छात्रवृत्ति भी मिलेगी। 20 लाख नौकरी रोजगार पर बड़ा फैसला लिया गया है। कई विभागों में पदों का सृजन किया जाएगा। 6,300 अमीन के पद के भी सृजित होने की खबर सामने आ रही है। और खबर दरभंगा से, जहां ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में आ गया है। इस बार विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर राज परिसर में स्थित सामानों को बेचने का आरोप है। छात्र संगठनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराकर मामले की जांच कराने की मांग की है। छात्र नेताओं के मुताबिक विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और इंजीनियर परिसर में रखे सरिया को अवैध तरीके से बेच रहे और विरोध करने पर कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं। छात्रों ने कुलपति से भी रजिस्ट्रार के खिलाफ लगे आरोपों की जांच और कार्रवाई की मांग की है। वहीं यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। यही भ्रष्ट पदाधिकारी 2 साल का जो क्रेडिट ले रहे हैं, उन्होंने 80 लाख का लोहा चोरी करके इस यूनिवर्सिटी से बेच लिए 5/7/2022 को, जिसका शिकायत हमने यूनिवर्सिटी थाना में किया और कुलपति महोदय को भी किया। लेकिन हमारे दिए गए आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ और कुल सचिव महोदय से जो हम लोगों का बात हुआ, नहीं ऐसा नहीं है, वो सभी मिथ्या है, झूठ है, प्रचार है। और इसलिए कि विश्वविद्यालय में एक समिति है, निविदा समिति। जब हमारी कापियाँ 3 साल पुरानी हो जाती है या कोई चीज़ स्क्रैप, जैसे कोई मशीन आया, फोटोस्टेट मशीन आया, कोई भी स्क्रैप जब पुराना हो जाता है तो हम लोग अखबार में निविदा निकालते हैं। 3-4 लोग आते हैं, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट किलो के हिसाब से देता है उसको हम लोग दे देते हैं और उसको समय देते हैं कि आप 1-2 साल में अपना सारा सामान निविदा ले जाएं। और जहानाबाद जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर कोठिया गांव के लोग एक पुल के लिए तरस रहे हैं। विधानसभा में कई बार पुल निर्माण का मामला भी उठा, लेकिन आज तक इस समस्या का हल निकल ही नहीं सका है। ग्रामीण हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं।
खतरे से खेलते इन लोगों को देखिए। हर दिन ये अपनी जान जोखिम में डालकर बिजली के पोल के सहारे इसी तरह पुल पार करते हैं। जरा सा बैलेंस बिगड़ा और ये सीधा पानी में गिर सकते हैं। लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए बड़े तो दूर, बच्चे भी ये जोखिम उठाने को मजबूर हैं। दिक्कत होता है, समस्या की आने जाने में दिक्कत होता है, परेशानी होता है और झेलना पड़ता है आपका बरसात के टाइम में। मरीज कैसे आते हैं? मरीज ऐसे पार करता है कान्हा पर दिखा करके, खटिया पर दिखा। हाँ, बच्चों का स्कूल आना जाना? स्कूल इसी पर आप पुल है, देख रहे थे कि यहाँ पॉल वाला ढाल रखल है, आवन जावन होता है। ये तस्वीरें जहानाबाद के काको प्रखंड मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर की है। इस पुल से आज भी निर्माणाधीन का टैग नहीं हट सका है। 21 साल पहले जब इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था तो नक्सलियों ने इसमें आग लगा दी थी, जिसके बाद निर्माण कार्य में लगी कंपनी भाग खड़ी हुई। तब से यहाँ के ग्रामीणों के लिए पुल देखने का सपना ही रह गया। लोग बताते हैं कि चुनाव के समय सांसद, विधायक, प्रत्याशी पुल निर्माण का वादा तो करते हैं, लेकिन इस वादे में कितना दम है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिक्कत है जो आंखों देखा अंधा देख रहे हैं कि इसमें दिक्कत के कौन सा बात है। कितना एमपी विधायक सब जीत के गए, बच्चा से जवान लड़का हो गया, तभी भी देख रहे हैं कि अति है। तो क्यों नहीं बना ये पुल है? और इसमें देखने का क्या है, सब देख ही रहे हैं। पुल क्यों नहीं बना? अब सब जैसे कोई पब्लिक जैसे आम जनता के ना जब विधायक एमपी के नहीं सभी काम कर सकते हैं। 21 साल पहले नक्सलियों की करतूत का खामियाजा आज भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मेडिकल इमरजेंसी के समय तो परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन सालों से बनी इस समस्या पर आज तक कोई पहल नहीं की गई। आज भी यहाँ के लोग पुल बनने की आस लगाए ही बैठे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। सीतामढ़ी के सहियारा बाजार में 2 दिन पहले हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। अपराधियों ने उमेश ठाकुर समेत 2 लोगों को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिसके बाद भाग रहे अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस ने बताया कि उमेश ठाकुर की हत्या के लिए उसके पट्टीदारों ने सुपारी दी थी। मोबाइल सर्विलांस और कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच की है, जिसके बाद आरोपी अवधेश ठाकुर और सीताराम ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से जुड़ा हुआ है। 90,000 रुपए में उमेश ठाकुर की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। 40,000 रुपए पहले दिए गए थे और काम होने के बाद 50,000 देने की बात कही गई थी। इस मामले में ग्रामीणों की पिटाई से गंभीर रूप से घायल कॉन्ट्रैक्ट किलर दीपक राम और रोशन यादव का इलाज सीतामढ़ी सदर अस्पताल में कराया जा रहा। अपने गुनाह को कबूल किया है और साथ में एक पुराना मामला भी निकल के सामने आया, जिसमें कि 2017 में दोनों में आपस में मारपीट भी हुई थी ज़मीन को लेकर के, जिसमें कि कांड भी उस समय दर्ज हुआ था सहियारा थाना 5770, जिसमें कि उपपत्र समर्पित किया गया था। तो पूरी तरह से मामला का पटाक्षेप हुआ है इसमें और वहाँ पे स्थानीय लोगों द्वारा ही धरपकड़ के दौरान पिस्टल इत्यादि भी बरामद कर लिया था, तो पिस्टल की भी बरामदगी हुई है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेडीयू की युवा मांगे रोजगार रथ पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री वैद्यनाथ सहनी ने कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने ललन सिंह को दी गई कृष्ण की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। वैद्यनाथ सहनी ने कहा कि वो कृष्ण नहीं, नीतीश कुमार के लिए कंस साबित होंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो खुद कभी बीजेपी के सहारे तो कभी लालू प्रसाद यादव के सहारे चलते रहे हैं। वो इस ड्रामा में किसी पात्र के लायक हैं ही नहीं। पूर्व मंत्री वैद्यनाथ सहनी से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। कृष्ण के रोल में श्री ललन बाबू आए हैं, तो ऐसा नहीं हो, और मुझको लगता भी है कि बहुत जल्दी ये कंस के रूप में साबित होंगे और इनके पास तो कोई वजूद है भी नहीं। और हमको अपना भरोसा है कि हमारी पार्टी ने काम किया है। ये ड्रामा के पात्र भी नहीं है। अभिमन्यु ये साबित कैसे अपने को मान रहे हैं। ये आए थे समस्तीपुर जिला के दलसिंह सराय विधानसभा से ये चुनाव लड़े थे, 12,000 वोट पर ये सिमट के चले गए और ये कभी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हुआ करते थे, उसके बाद कभी लालू यादव जी के साथ ये गए, फिर पुनः नीतीश कुमार जी के साथ आए और इनके मन में जो बातें हैं मैं समझता हूँ कि उसकी पूर्ति नहीं की जाएगी।
और देखिए बिहार की सियासी गलियारों से आपको बड़ी खबर बताते हैं। आरजेडी अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। कल लालू प्रसाद यादव नामांकन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नामांकन करेंगे। 10 अक्टूबर की तारीख रखी गई है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाएगा। नामांकन में आरजेडी के कई बड़े और दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली में लालू प्रसाद यादव नामांकन करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरजेडी से संबंधित कल लालू प्रसाद यादव दिल्ली में मौजूद होकर नामांकन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होने हैं और 10 अक्टूबर की तारीख रखी गई है जब इस पद के लिए चुनाव किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आरजेडी से संबंधित। और आपको साथ में ये भी बता दें कि आरजेडी के कई बड़े और दिग्गज नेता दिल्ली में मौजूद रहेंगे जब नामांकन किया जाएगा। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवीश नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, हमें ये बताइए कि इस रेस में और कौन कौन है? आरजेडी सुप्रीमो तो नामांकन करेंगे ही, इसके अलावा और कौन? देखिए, लालू प्रसाद यादव के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो निर्विरोध रूप से चुने जाएंगे और यहाँ पे कल उनका नामांकन होना है दिल्ली में, जिसे लेकर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह वहाँ पे मौजूद रहेंगे। वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और जो वहाँ पे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो तमाम प्रक्रियाओं को देखेंगे, उदय नारायण चौधरी, वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और ये तमाम प्रक्रियाएं जो हैं वो कल अपनाई जाएंगी। और उसके बाद जो प्रक्रिया है उसके अंदर अगर कोई भी अगर नामांकन नहीं करता है तो निर्विरोध रूप से 10 तारीख को दिल्ली के ताल कटोरा जो स्टेडियम है वहां पे खुला अधिवेशन होगा और वहां पे ये घोषणा की जाएगी। माना जा रहा है कि निर्विरोध रूप से और किसी का नामांकन नहीं होगा। और आपको बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी बनने के बाद ये पहला ऐसा मौका होगा जब दिल्ली में खुला अधिवेशन आरजेडी करेगी और वहां पे लालू प्रसाद यादव का एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ऐलान किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। आरजेडी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे और आरजेडी अध्यक्ष पद का चुनाव 10 अक्टूबर को कराया जाएगा। और जमुई जिले के नक्सल प्रभावित इलाके लक्ष्मीपुर तेतरिया में युवक खाली पड़ी जमीन पर खेती करके लोगों के बीच मिसाल पेश कर रहे हैं। पपीते की खेती करने वाले युवक खुद तो आत्मनिर्भर बन ही रहे, दूसरे लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। युवा किसान से बातचीत की हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड इलाका जो नक्सल प्रभावित है, उस इलाके के तेतरिया गांव का एक युवा किसान बनकर अब लाखों की कमाई कर रहा है। और पहले रेडीमेड गारमेंट का काम करता था, लेकिन देख सकते हैं कि अपने खेत में अभिषेक कुमार नाम का जो युवा है पपीते का फसल लगाया है और 5 एकड़ में पपीते का फसल लगा है। और लक्ष्मीपुर इलाके में अगर बात करें तो सिर्फ यही एक जगह है जहां पर पपीते की खेती हो रहा है और ये अभिषेक है। और बता देते हैं कि अभिषेक पहले रेडीमेड गारमेंट का काम करते थे। कोरोना काल में उनको नुकसान हुआ, वैसे में इन्होंने निर्णय ले लिया कि अब घर लौटकर जो घर की जो परती ज़मीन है जहां पर खेती नहीं होती है वहां अब खेती करेंगे और किसान बन जाएंगे। हम इनसे बात करेंगे। हम लोगों की दुकानें जब बंद हो गई तो फिर जब हम गांव लौटे तो सोचे कि कुछ नया किया जाए, क्योंकि बहुत सारे युवा किसान के जो हैं लोग वो खेती से बिल्कुल हटते जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि कुछ नया स्टार्ट करें और धान और गेहूं लगाने से तो कुछ होगा नहीं, इसलिए मैंने पपीते की खेती के बारे में सोचा। और कहीं होता है इस इलाके में पपीता? इस इलाके में तो जहां तक हमको पता है कि दूर दूर तक कहीं नहीं हो रहा है। बाजार मिल रहा है? बाजार तो मिलेगा ही बिल्कुल, और मिल भी रहा है। जहाँ तक हम बात किए हैं बहुत सारे व्यापारी से, कोई दिक्कत नहीं है। कितने में लगाए हैं? लगभग 5 एकड़ में लगभग मेरा फार्मिंग हुआ है पपीते की। हाँ जी। तो अच्छा फसल हुआ? फसल तो अच्छा है इस बार, लेकिन इससे और बेहतर होगा, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम किए तो हमको कुछ अनुभव नहीं था, लेकिन अब करने से बहुत ज़्यादा अनुभव हुआ है। कहाँ से जाने ये सब कि पपीता कैसे लगाया जाए? मतलब कुछ स्टार्टिंग तो मैंने यूट्यूब से किया, लेकिन जब करने लगे तो विभाग से थोड़े से जुड़े। कि जो युवा रेडीमेड गारमेंट से जुड़ा हुआ था, कोरोना काल में जिसे नुकसान हुआ, वो गांव लौटकर अपने खेत पे फसल लगाना शुरू किया और पपीते का फसल, जहां वो खुद तो लाखों कमा ही रहा है, दर्जन भर लोगों को यहां पर रोजगार भी दे रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।
और देखिए, बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और कई बार ऐसे मौके आए हैं जब बिहार के खिलाड़ियों ने देश और राज्य का नाम रोशन किया है। बिहार के शैलेश ने मोरक्को में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में लॉन्ग जंप और हाई जंप में सिल्वर और कांस्य पदक जीता। मोरक्को से पटना लौटे शैलेश ने बताया कि विश्व चैंपियनशिप की तैयारी में वो आगे जुटेंगे। उन्होंने सरकार से मदद की उम्मीद जताई है। मेरे को गोल्ड जीतना था बट सिल्वर मेडल मैंने जीता, ब्रॉन्ज जीता। नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा कोशिश करूंगा अच्छी तैयारी के साथ। एथलेटिक्स के लिए जो चीज़ अभी सपोर्ट चाहिए अभी उतना मिल नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि जितना भी पैरा एथलीट है उसको भी सपोर्ट। आगे का गोल सर मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप है 2023 में, पैरा एशियन गेम है, तो उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नवरात्रि के पावन अवसर